कक्षा 9 के चैप्टर संख्या पद्धति में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के 10वें प्रसार के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस उपविषय परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न को लेते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वो प्रश्न हल करने में समझ आ जाए तो आप इसके आधार पर अपने किताब के बहुत सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लोगे। तो प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न लिए हुए मेरे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीका बताता हूँ। आप उसको ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित हर एक प्रकार के प्रश्नों को बड़े आसानी से आप कर लोगे। आपको बोला गया है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच में आपने 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये तुम्हारे पास परिमेय संख्या आप सिंपल प्राकृत संख्या या पूर्णांकों के बीच में भी आसानी से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपने। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए मैं बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं आपको। जितनी संख्याएं आपने ज्ञात करनी है उसका एक ज्यादा ले लो। अगर आपको 7 निकालनी है तो उसका एक ज्यादा ले लेंगे। अगर आपको 4 निकालनी है तो उसका एक ज्यादा कर लें। ठीक है, जो संख्या आपको प्राप्त होती है उससे आपने क्या करना, बारी बारी से इन संख्याओं को गुना करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यह है कि इसे एक ज्यादा लेंगे। आप जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएगी उससे एक ज्यादा लेंगे। अगर 2 पूछी गई है तो एक ज्यादा लेके 3 से गुना करेंगे। अगर 7 पूछी गई तो एक ज्यादा लेकर 8 से गुना कर लिए। तो कैसे गुना कर लिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या इसमें अंश और हर होते हैं, तो हमने 6 को अंश और हर दोनों को गुना करनी है। तो 3/5 हमारे पास बन जाएगा। 3/5 इसको गुना 6 कर दे और हर को भी गुना 6 कर दे। 6 × 18 बटा 6 × 5 30। उसी प्रकार हमारे पास है 4/5। 4/5 भी क्या बन जाएगा, इसको 6 से गुना हर को और अंश को भी 6 से गुना हो जाएगा। 6 चौके 24 और 6 × 5 30। अर्थात 3/5 हमारे पास 18/30 हो गया और 4/5 हमारे पास 24/30 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये संख्या यही है और ये संख्या भी हमारे पास यही है। आप यहां से शुरू करेंगे और यहां तक खत्म करेंगे, आपको संख्या अपने आप बन जाएगी हमारे पास। तो कैसे, पहली संख्या 18/30, तो उसके आगे संख्या आ जाएगी 19/30, आगे आ जाएगी हमारे पास 20/30, आगे आ जाएगी हमारे पास 21/30, आगे 22/30 और उसके बाद 23/30 और उसके बाद 24/30। मतलब 18 से चले और 24 तक पहुंच गए। ठीक है, अब आपको पता 18/30 हमारे पास एक्चुअल में है क्या, 3/5 है, तो इसको 3/5 लिख लें। उसके बाद क्या है, 19/30 है, 20/30 है, 21/30 है, 22/30 है, 23/30 है और 24/30 हमारे पास कितना है, 4/5। तो आप देख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में आपके पास 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ये बहुत ही मजेदार एक तरीका है। आपको कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। बोलता है कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ये हमारे पास क्या अपरिमेय संख्या है, इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आपने किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना आपने छोटी कक्षाओं में कर लिया हुआ है, परंतु अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं इसको मैं बताने का तरीका बता रहा हूं आपको। संख्या रेखा, ध्यान देंगे आप, जो संख्या रेखा है इसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं। इसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं। वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती है हमारे पास और सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। प्राकृतिक को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को, सभी को हम संख्या रेखा को पर निरूपित कर सकते हैं। इसलिए हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो कैसे निरूपित करते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक संख्या रेखा खींची। ठीक है, या बीच में मैंने इसको 0 लिया और समान दूरी के ऊपर कुछ बॉक्स काटे, इसके 0
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरफ क्या इसको उल्टे नफी 1 नफी 2 नफी 3। ठीक है, अब हमने वर्गमूल 2 की बात करेंगे। वर्गमूल 2 को हम संख्या रेखा पर खींचना है, कैसे खींचना है उसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक इसको हम 1 इकाई मान लेंगे। 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको मैंने 1 इकाई माना। ठीक है, और इस 1 के ऊपर आपने एक रेखा 90 के ऊपर एक रेखा खींची और इसको भी इसके दूरी के बराबर ही काटना है अपने। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। ठीक है, अब इस सी बिंदु को मैंने ए से मिलाना है। आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास ए बी है वो 1 इकाई है। एक मतलब 1 सेंटीमीटर है, ए भी हमारे पास 1 इकाई है मतलब 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनती है और इसमें हमने इसको इस ए सी भुजा को निकालना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है वो हमारे पास क्या है, आधार है, और जो बी सी हमारे पास क्या है, वो लंब है, और ए सी क्या है हमारे पास, कर्ण है। आपने पाइथागोरस के बारे में जानते हैं आप। पाइथागोरस क्या बोलता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास ए सी का वर्ग बराबर है आधार है हमारे पास ए बी का वर्ग जमा लंब क्या है हमारे पास, बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर है ए बी क्या है, 1 है तो 1 का वर्ग जमा बी सी क्या है, वो भी 1 है, 1 का वर्ग। तो ए सी का वर्ग क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 जमा 1 बराबर है 2, अर्थात ए सी का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 2। ये वर्ग है, इस तरफ हमारे पास वर्गमूल बनता है ये, तो ए सी क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2, अर्थात जो हमारे पास ए सी है, कर्ण है, वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको हमने रेखा के ऊपर ले आना है। ये जो भुजा है हमारे पास वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 को ड्रॉ करना है ना हमने, तो इसको हमने रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, ए सी के बराबर हम रेडियस लेकर चाप लेकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये जिस बिंदु के ऊपर लाइन को जिस बिंदु के ऊपर काटती है, ये बिंदु हमारे पास वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको निकालना है वर्गमूल 3। ठीक है, तो वर्गमूल 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे और यहाँ पर 90 का कोण खींच के ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसी भुजा के बराबर जो है इसको लेंगे, इस भुजा के बराबर लेंगे, मतलब इसको 1 इकाई लेंगे। क्या किया हमने, इसको आधार माना, इसके ऊपर 90 के कोण के ऊपर इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस BC भुजा के बराबर हमने आगे CD लिया। ठीक है, और इसको हमने मिला दिया। जब इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये कर्ण है और ये हमारे पास क्या है, लंब है। कर्ण हमारे पास वर्गमूल 2 पहले से निकाला हुआ है और लंब हमारे पास 1 इकाई है। तो इस हिसाब से हम कर्ण का वर्ग अर्थात जो हमारे पास है AD का वर्ग क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग, आधार है हमारे पास वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग जमा लंब कितना 1 का वर्ग। तो AD क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 2 का वर्ग हमारे पास 2 आता है और 1 का वर्ग हमारे पास 1 आता है, मतलब AD का वर्ग हमारे पास 3 आ जाएगा। तो AD हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 ए भुजा हमारे पास वर्गमूल 3 आ जाएगी। तो इस ए को केंद्र मानकर D के बराबर चाप खोल के आपने ऐसे लगाना है, जिस बिंदु के ऊपर ये मिलेगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास वर्गमूल 3 होगा। इस प्रकार आप अन्य बिंदु को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि 0.6 बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको किस तरह व्यक्त करेंगे आप, 0.6 बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको पी क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने बोला गया है कि जो 0.6 बार को, 6 बार का मतलब होता है 0.66666, ये हमारे पास आवर्ती हो रही है, इसको पी क्यू के रूप में लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है, मान लो, जहां से देखेंगे आप यहां पर सभी संख्याओं को इस तरह निकालते हैं। मान लो x बराबर है
0.6 बार, अर्थात 0.6666 डैश डैश। इसको x मान लिया और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर आप इस सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सभी जगह 10 से गुणा करेंगे? जी नहीं, दशमलव के आगे अगर एक अंक की आवर्ती हो रही है तो आप 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंकों की आवर्ती हो रही है तो आपको 2 से गुणा करेंगे। आप मैं इसको बता देता हूं, यहां पर जैसे मेरे पास 1.27, मेरे पास क्या है 1.27 बार, ठीक है, अर्थात 1.272727 डैश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, तो इस सवाल में हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की आवर्ती होती है दशमलव के बाद तो आप 1000 से गुणा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दोनों ओर 100 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 10 से गुणा करेंगे तो इसको अंश बाएं पक्ष भी और दाएं पक्ष दोनों होगा, तो जाएगा 10x बराबर है 0.6666 रिपीट हो रहा है गुना 10। दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर ली, यह जाएगा 10x बराबर है, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो एक अंक इधर खिसक जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा 6.6666 डैश। इसको हम 2 डाल देंगे। आप बोले कि इस तरफ क्यों होगा? उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास है 5.6, इसको मैं 10 से गुणा करता हूं तो दशमलव इस तरफ खिसकेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मैं 5.6 जीरो जाएगा ना, एक अंक छोड़ के, तो ये दशमलव यहां आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आप इसको इस तरफ से सकते हैं, 5/6 गुना 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये 56/10 आ जाएगा हमारे पास, गुना 10 कैंसिल हो जाएगा तो 56 आ जाएगा था, ये दशमलव इस तरफ खिसक गया, यहां से खिसक गया हमारे पास। भाग में दशमलव बाएं तरफ खिसकता है उतनी जितनी जीरो हो, और गुणा में दशमलव दाएं तरफ खिसकता है जितनी जीरो। अगर एक जीरो है तो एक अंक खिसकेगा, अगर 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा दाएं तरफ। अब क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या करेगा, बाएं तरफ से बाएं तरफ माइनस होगी और दाएं तरफ से दाएं तरफ माइनस होगी। ठीक है, कैसे, बाएं तरफ हो जाएगा 10x माइनस x बराबर है, इस तरफ हो जाएगा 6.6666 डैश माइनस 0.6666 डैश। ठीक है, 10x से x गया तो क्या आया हमारे पास, 9x आया। जब इससे आप इसको माइनस करोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे, 6.666 डैश से 0.666 डैश आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये 0.000.6 से 0 गए 6, मतलब 6.00 आ जाएगा हमारे पास, अर्थात ये 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर है 6/9 आ जाएगा। ठीक है, और x को हमने क्या माना हुआ है, इसको माना हुआ हमने 0.6 बार बराबर है 6.9, तो अर्थात ये संख्या जो हमारे पास p/q के रूप में हमने लिख दी। आप इसको थोड़ा काट भी सकते हैं, 3 से 3 2 6 3 3 9, अर्थात 2/3 भी इसका आंसर है। तो इस प्रकार के हर ही प्रश्नों को करने का तरीका यही है, बस ध्यान क्या देना है आपने कि यहाँ पर आप 10 से गुणा करें, 100 से गुणा करें या 1000 से गुणा करें, बाकी सारा तरीका यही करने का हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रसार कैसा है। मिस्टर भारद्वाज प्लीज पिक अप द फोन, आपको कोई याद कर रहा। अब हम इसी चैप्टर में अन्य प्रकार के प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दशमलव प्रसार कैसा है। आपको प्रमेय संख्या दी गई होगी और उसमें पूछा जाता है कि इस प्रमेय संख्या में दशमलव प्रसार कैसा है, अर्थात इसको हम भाग करेंगे, अंश को अंश हर से भाग करेंगे तो जो दशमलव प्रसार बनेगा वो कैसा होगा। हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्रमेय संख्या में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। एक होता है हमारे पास शांत, एक दूसरा होता है हमारे अनुवसानी आवर्ती, और तीसरा प्रकार का होता है हमारे पास अनुवसानी अनावर्ती। ठीक है,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रश्न होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास 36/100, आप सिंपली क्या करें 36 को 100 से भाग कर दें, ठीक है, तो भाग आता है हमारे पास 0.36 और इस दशमलव प्रसार को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार हमारे पास क्या है, शांत है, अर्थात जो दशमलव का प्रसार हो रहा है वो हमारे पास दशमलव यहाँ पर क्या खत्म हो रहा है और हमारे पास भागफल में दशमलव रिपीट नहीं होता है, उसके अंक रिपीट नहीं होते, मतलब 6 के बाद हमारे पास भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें हर क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है, ये शांत है। उसके बाद है हमारे पास 1/11, आप सिंपली क्या करें, इसको 1 को 11 से भाग कर लें, 0.0 भाग नहीं होता है, जो लग जाएगा, ये जीरो लगा लिया हमारे पास, 11×9 99, एक जीरो और तारा भागफल नहीं होता है, जीरो लगा, अन्य जीरो तारा 99 99, मर्ज करके 1 आया, एक जीरो और तारा भाग नहीं होता है, जीरो लगा, एक जीरो और उतारा 99 99। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, हर शून्य नहीं आता। अब जरा इसके भागफल में देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों का जो है क्या आवृत्ति होती है, रिपीट हो रहा है हमारे पास 09 09 09, तो अर्थात ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है इसका, 0.09 09 09 09 09 इस प्रकार आता जाएगा। तो ये कैसा है, ये है अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप 3/13 के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक अन्य प्रकार का प्रश्न लेते हैं, हर का परिमेयीकरण, अर्थात जो हर में हमारे पास अप्रमेय संख्या है उसको यहां से खत्म करना है, हमने हर में नहीं रहना चाहिए, इसको हर का परिमेयीकरण कहते हैं। इसका भी एक तरीका होता है हर को परिमेय करने का, तो कैसे करेंगे हम हर का परिमेयीकरण। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/7 का हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमने हर का परिमेयीकरण करना है, इसलिए जो हर में संख्या है उसी संख्या से हमने अंश और हर को गुना भाग कर देना है, ऐसे करना है, 7 अंश को भी गुना कर दी, हर को भी गुना कर दी, ठीक है, बराबर है 7 बटा ये 7 गुना 7 बराबर है 7 बटा 7 गुना 7 हो जाता है, ये 7 बटा, आपको पता है कि संख्या का वर्गमूल का जोड़ा लेते हैं तो ये 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने हर में अपरिमेय संख्या को हटा दिया है। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन थे। अगर प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार का आएगा, जैसे 1/7 माइनस 6, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसी प्रकार के सारे प्रश्नों को आप हल करना के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। 1/7 माइनस 6, ठीक है, करेंगे तो भाई ऐसा ही है, 1/7 मतलब जो हर में है उससे हम क्या करेंगे, अंश और हर को गुणा करेंगे, ठीक है। परंतु इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे कि जो हर में हमारे पास है अगर उसके बीच में जमा या नफी का चिन्ह होता है तो उसके विपरीत चिन्ह वाला हर लेंगे और उसको गुना अंश से और हर से करेंगे। कैसे, अंश से गुना हर से गुना, तो कैसे कर रहा हूं मैं, अथवा ध्यान देंगे आप, 7 जमा 6 बटा 7 जमा 6, जब दो अपरिमेय संख्याएं आपस में जमा हो रही है, नफी हो रही है, यहां पर अगर अपरिमेय संख्या नफी हो रही है तो आपने उनको जमा करके मतलब इसके विपरीत चिन्ह लेकर जो है अंश और हर को गुणा करनी है, ठीक है। अगर यहां पर जमा होता तो मैं लेता 7 नफी 6, 7 नफी 6। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको हल करेंगे, 1 गुना 7 जमा 6 ऐसा रहेगा। अब इसको करेंगे गुना तो 7 नफी 6 गुना 7 जमा 6, ठीक है। जब यहां पहुंचेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, कौन सा, a माइनस बी गुना a जमा बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास a का वर्ग माइनस b के वर्ग के बराबर। तो ये फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास बराबर है 7 जमा 6, ये हमारे पास अंश पे रहेगा, हर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a कितना है 7 है और b कितना है 6 है इस फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 7 का वर्ग नफी 6 का
वर्ग बराबर है वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 7 का वर्ग, मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो बचता है हमारे पास 7। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझा सकता हूँ आपको कि वर्गमूल 7 का वर्ग बराबर है, आप ये जो 7 का वर्गमूल होता है ना, ये होता है 1/2 है असल में, और बाहर हमारे पास वर्गमूल 2 है। ठीक है, बराबर है 7 2 खाते हैं तो ये आपस में गुना हो जाती है। ठीक है, ये कैंसल तो बराबर 7 का घात 1 बचेगा हमारे पास, अर्थात 7 बचेगा 7। इस प्रकार वर्गमूल 6 का वर्ग का होता है 6 बराबर है वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा 7 नफी 6 मतलब 1 आएगा, अर्थात वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमने इस अध्याय में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। आप इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखें, समझें, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। आप एक बार समझ आएंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप अपने स्तर पर हल नहीं कर सकते। धन्यवाद।